गुड इवनिंग गाइज, मैं आदित्य सर आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आदित्य में स्वागत करता हूं। सो गाइज चलिए चलते हैं आज के अपने इस वीडियो की तरफ, जो कि यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टीजीटी, पीजीटी एंड सभी जो भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आता हो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होगा। जो कि आज से मैं क्या करूँगा, आपको प्रत्येक दिन हिंदी ग्रामर की क्लासेस आपके लिए दिया करूँगा। तो गाइज चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो में, देखते हैं हिंदी ग्रामर में जो कि ग्रामर हमारी जो व्याकरण है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। देखिए गाइज, व्याकरण शब्द, व्याकरण का मतलब क्या होता है। व्याकरण शब्द जो हमारा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द क्या है हमारा, एक हमारा बी है और प्लस एक क्या है, आकरण है। यानी बी का मतलब क्या होता है गाइज, तो बी का मतलब हम होता है हमारा व्यवस्थित रूप। और आकरण का मतलब क्या होता है, आकार प्रदान करने वाला। क्या होता है आकार प्रदान करने वाला। यानी गाइज हम कह सकते हैं कि जो क्या करे, किसी भी भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को देखिए, हम इसको और इसका जो हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये कैसे बना है, ये बी प्लस आ धन क्री प्लस ल्यूट। ये देखिए हमारा क्या है, बी प्लस आ धन क्री प्लस ल्यूट। बी हमारा क्या है, बी का मतलब हमारा क्या होगा, एक विशेष होगा या व्यवस्थित होगा। आ क्री का मतलब क्या होता है, करने वाला। ल्यूट हमारा यहाँ पे क्या है, ल्यूट हमारा एक प्रकार का प्रत्यय है जो कि संस्कृत प्रत्यय से लिया गया है। ये संस्कृत से लिया गया है ल्यूट प्रत्यय। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो क्या करे, व्यवस्थित रूप यानी व्यवस्थित आकार प्रदान करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। तो गाइज व्याकरण देखिए, जो कि सबसे पहले व्याकरण की कई परिभाषाएं हम दे सकते हैं। जैसे पतंजलि महोदय ने परिभाषा दिया था, तो पतंजलि महोदय के अनुसार क्या था कि व्याकरण हम उससे कह सकते हैं जो कि क्या करे, किसी भाषा को सुसज्जित रूप से सजाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, व्याकरण कह सकते हैं। आगे देखिए व्याकरण में, तो देखिए व्याकरण के अंग, एक प्रश्न आता है आपके सामने कि व्याकरण के कितने अंग हैं। गाइज आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो गाइज इसका उत्तर क्या होगा, देखिए ए में देख लीजिए 2, बी 3, सी में 4 रख लीजिए और डी में आपका क्या हो जाएगा 5। बताइए गाइज व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो गाइज मैं ही बता देता हूँ, व्याकरण के आपके 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो वर्ण होता है, एक क्या होता है, शब्द होता है, और एक क्या होता है, वाक्य। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। एक वर्ण होता है, एक शब्द होता है, और एक क्या होता है, वाक्य होता है। इन्हीं तीनों से मिलकर हम क्या करते हैं, हिंदी भाषा की क्या हुई है, रचना हुई है। इन्हीं 3 से हम, वर्ण से क्या बनेंगे, वर्ण से हमारे शब्द बनेंगे, शब्द से हमारे क्या बनेंगे, वाक्य बनेंगे, और वाक्यों से मिलकर हमारे क्या बनेंगे, पूरा हमारा एक पूरा, आप कह सकते हैं कि जो भी हमारी किताब लिखी जाती है वो सब वाक्यों से मिलकर बने होते हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, और जो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। क्या होती है, वर्ण होती है। और वाक्य की सबसे छोटी इकाई कहा जाए तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, शब्द होता है। और ये कहा जाए कि हमारी पूरी जो भाषा है, और भाषा में जो लघुत्तम रूप होता है उसे हमारा क्या होता है, ये वाक्य में आता है। तो गाइज ये हमारा क्या था, व्याकरण का परिचय था। व्याकरण का परिचय में हम क्या करेंगे, आगे देखिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आगे देखिए गाइज, हम किसी भी भाषा को स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, अल्फ़ाबेट, यानी उसके जो अक्षर होते हैं, उसके जो वर्ण होते हैं। किसी भी भाषा को आप पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, चाहे हिंदी पढ़िए, चाहे कोई भी भाषा ले लीजिए, उसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना होता है, हमें ये पढ़ना होता है कि इसके जो हमारे अक्षर होते हैं, इसके जो अल्फ़ाबेट होते हैं, उससे हमें जानना होता है। तो हिंदी वर्ण वाले में कौन कौन से अल्फ़ाबेट होते हैं, आपको वर्ण तो पता ही होगा। या तो हम स्वरों से,
या तो हम व्यंजन से मिलकर क्या बना सकते हैं, शब्द बना सकते हैं। देखिए तो वर्ण के बारे में जान लीजिए। वर्ण यानी वर्णमाला। गाइस वर्ण क्या होता है, यहाँ बात आती है कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण किसे कहेंगे हम, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। आइए देखते हैं वर्ण का रूप क्या होता है। वर्ण के बारे में देखिए, वर्ण को हम 3 तरह से परिभाषित कर सकते हैं। देखिए अगर जो हम सामाजिक जीवन की तरफ जाएं, सामाजिक तौर तरीकों से समझे, तो वर्ण के 3 रूप कैसे हो सकते हैं। या तो देखिए वर्ण, जो वर्ण व्यवस्था हमारी है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई माने जो भी आप कह लीजिए, जो माने जो जातिगत इकाइयाँ हैं, इन्हीं जातिगत इकाइयों से मिलकर हमारा क्या बना है, समाज बना है। क्या बना है, समाज बना है। तो हम यानी किसी भी कह सकते हैं, यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई, ये बताइए मान लीजिए घर बना होता है, तो घर बनाने में क्या, घर बनाने में हमें छोटे छोटे कंकड़ यानी ईंट बालू पत्थर, इन सब से मिलकर क्या बनता है, घर बनता। डायरेक्ट तो हम घर उठा के कहीं से लाते नहीं है, यानी घर बनाने के लिए हमें छोटी उन इकाइयों की ज़रूरत पड़ती है, तब हम क्या कहते हैं, घर कहते हैं। इसी तरह भाषा भी है। तो भाषा को भी बनाने के लिए हमें उन छोटी इकाइयों को क्या करनी पड़ती है, जोड़ना पड़ता है, सार्थक रूप से जोड़ना पड़ता है। वो उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं वर्ण की परिभाषा हम क्या कर सकते हैं कि भाषा का सबसे जो लघुतम रूप होता है, यानी सबसे छोटा रूप होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो वर्ण देखिए हिंदी वर्णमाला। अब वर्णमाला किसे कहेंगे, वर्ण के बारे में तो हमें पता चल गया कि वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लेकिन ये बताइए कि वर्णमाला किसे कहते हैं। माला तो पता है आपको कि माला क्या होता है, एक प्रकार का छल्ला होता है। अब वर्णमाला किसे कहेंगे कि यानी वर्णों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। यानी गाइस वर्णों का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब वर्णों को हम व्यवस्थित रूप में क्या कर देंगे, सजा देंगे, उसे ही हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं। ये बताइए अगर जो हमारा ये कमल लिखना है, कमल एक शब्द लिखना है, ये सार्थक कब हुआ, इसका तो अर्थ निकला क्योंकि इसको हमने क्या किया है, व्यवस्थित रूप में लिखा है। लेकिन ये कह दिया जाए कि मकल, ये बताइए सार्थक हुआ, नहीं सार्थक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो एक शब्द का निर्माण किया है, लेकिन ये व्यवस्थित रूप ना होने की वजह से ये क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। क्या हो जाता है, निरर्थक, यानी इसका कोई सार्थक रूप नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्णमाला हम उन्हें कहेंगे कि जो क्या हो व्यवस्थित रूप में, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देख लीजिए वर्णमाला के भेद कितने होते हैं। कहा जाए तो वर्ण के भेद कितने होते हैं, तो गाइस वर्ण के हमारे 2 भेद होते हैं। क्यों 2 भेद होते हैं, वर्ण के, मैंने कहा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। एक क्या होता है गाइस, एक स्वर होता है, और एक क्या होता है हमारा, एक व्यंजन होता है। क्यों 2 ही भेद होते हैं, आपके मन में प्रश्न उठना चाहिए ना कि वर्णमाला के 2 ही भेद क्यों होते हैं। क्योंकि हिंदी वर्णमाला में हम स्वर और व्यंजन से ही क्या कर सकते हैं, किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए देखिए या तो हमारे पास स्वर होंगे, या तो हमारे पास क्या होंगे, व्यंजन होंगे। हम इन्हीं दोनों से तो हम क्या कर सकते हैं, एक किसी शब्द का निर्माण कर सकते हैं, या तो या वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है, और हमारे हिंदी जो व्यंजन हैं उनमें मूल संख्या कितनी होती है, 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है गाइस, 11 होती है। और स्वर तो हमारे 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो देखिए कौन कौन से होते हैं, अ, ई, उ, री। मैं पूरा स्वर लिख रहा हूँ। अ का बृहत्तम रूप होगा यानी दीर्घ रूप क्या होगा हमारा, आ हो जाएगा। ई का बृहत्तम रूप यानी दीर्घ रूप क्या हो जाएगा हमारा, ई हो जाएगा। उ का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। री देखिए,
री की बात आती है तो ये जब संस्कृत हम पढ़ते हैं तो री का क्या हो जाता है, बृहत्तम रूप होता है, लेकिन ये अपने आप में ये स्वर्णिम वर्ण है, अपने आप में क्या होते हैं, ये लघु होता है। तो री का हम क्या कर सकते हैं, री का हम री ही लिखेंगे, इसको बड़ा रूप लिख सकते हैं री, देखिए, लेकिन ये संस्कृत में होता है। अब बात आती है कि ये देखिए, ये हमारे कौन से स्वर हो गए, ये हमारे मूल स्वर हो गए, क्या हो गए, मूल स्वर हो गए। और ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे क्या हो जाएंगे, दीर्घ स्वर हो जाएंगे। ये हमारे क्या हो जाएंगे गाइस, दीर्घ स्वर। अब इनसे जो मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर। संयुक्त का मतलब क्या होता है, जब हम भिन्न भिन्न स्वरों को क्या कर दें, ऐड कर दें, एक भिन्न भिन्न स्वरों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, संयुक्त स्वर। कैसे, जब हमने अ के साथ क्या किया, ई जुड़ा, अ के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, तो ये क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ए। और जब हमने अ के साथ ए को जोड़ा तो ये क्या बन जाएंगे, आय बन जाएंगे। फिर हमने क्या किया, अ के साथ ऊ को जोड़ा तो ये क्या बन गया, ओ बन गया, इसका संयुक्त रूप क्या हो जाएगा, ओ। फिर हमने क्या किया, ओ के साथ ओ को जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। तो भाई देखिए हमारा ये 4 3 7 4 11, ये हमारे कितने स्वर आ चुके हैं, 11 स्वर हो चुके हैं। कैसे हुए हैं, ये हमारे मूल स्वर होते हैं, ये मूल, और इनका जब हम बृहत्तम रूप देखेंगे, इसका दीर्घ रूप देखेंगे, तो ये क्या है, अपने ही समान स्वरों से मिलकर ये क्या बना है, दीर्घ बना है। क्या बना है, दीर्घ। जैसे अ को अ से मिलाया तो क्या बन गया, आ बन गया। ई को ई से मिलाया तो क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। ऊ को ऊ से मिलाया तो क्या बन गया, बड़ा ऊ। री कभी बृहत्तम नहीं होता है, ये कभी भी क्या होता है, ह्रस्व होता है, ये दीर्घ नहीं होता है। फिर हमने क्या किया, ये तो हमारा क्या हो गया। अब ये कह सकते हैं कि हमारे स्वर के कितने भेद हो सकते हैं, स्वर के हमारे देखिए, एक ह्रस्व स्वर होगा, एक दीर्घ होगा, एक प्लुत होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा स्वर हो जाएगा, ये हमारा देखिएगा, ये हमारा ह्रस्व होगा। क्या होगा, ह्रस्व। ये हमारा क्या होगा, दीर्घ होगा। और ये हमारा क्या होगा, ये भी देखिए, ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। क्या है, दीर्घ स्वर है, लेकिन कौन सा स्वर है, ये संयुक्त स्वर है। कैसा है, संयुक्त स्वर है। और इन दोनों का जो संयुक्त रूप होगा उसे हम क्या कहेंगे, संधि स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, ये हमारा दीर्घ स्वर और ये हमारा संयुक्त स्वर मिलकर ये क्या कहलाएगा, संधि स्वर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संधि स्वर। तो वही देख लीजिए आपके सामने है। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है, स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। जो हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं वो 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से, एक जो ये हमारे क्या है, जो मूल स्वर होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और इसी में एक आता है हमारा, क्या आता है, प्लुप्त स्वर आता है। क्या आता है, ये प्लुप्त स्वर। अब गाइस प्लुप्त स्वर किसे कहते हैं, प्लुप्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनका क्या करते हैं, देखिए ये कालमान के अनुसार भी होते हैं, ठीक है ना। इनको बोलने में समय के अनुसार यानी कालमान के अनुसार, देखिए हम इसका सब वर्गीकरण करेंगे, सभी तरह से पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये सामान्य परिचय है। जो हमारा स्वर है तो इसका हम क्या कर देंगे, ये हम सामान्य परिचय की तरफ तहत पढ़ रहे हैं। और जब हम इसका वर्गीकरण करेंगे कि माने स्वरों को किस वर्गीकरण के आधार पर पढ़ाया जाएगा, तो ये आगे पढ़ाएंगे आपको। तो सामान्य आधार पर देखिए हमने स्वरों को कितने वर्गों में बांटा, तो स्वर के 3 भेद हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा, तीसरा क्या होगा, प्लुप्त। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वर वर्ण के उच्चारण में हमें बहुत कम समय लगे, यानी एक मात्रा का समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं, ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को ही हम क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक मात्रिक स्वर कहते हैं। अगर जो दीर्घ स्वर होता है उससे हम क्या कहते हैं,
जिन व्यंजन वर्णों यानी जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में हमें ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगे उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं, द्विमात्रिक, यानी 2 मात्रा का समय लगता है तो इसे हम क्या कहेंगे गाइज, द्विमात्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, द्विमात्रिक स्वर कहेंगे। और प्लुप्त स्वर क्या होता है गाइज, जब देखिए जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को जब हम पुकारते हैं तो क्या करते हैं, किसी एक वर्ण पे हम क्या करते हैं, बहुत खींचतान करते हैं। यानी जैसे मान लीजिए दूर व्यक्ति, किसी आपसे दूर व्यक्ति खड़ा है, उसको जब हम पुकारते हैं तो आवाज़ को हम क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो क्या कहलाता है, ये प्लुप्त स्वर में आता है। यानी किसी लास्ट वाले स्वर वर्ण को हम क्या करते हैं, बहुत तेज खींचते हैं और उसको कुछ समय तक हम बोलते रह जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। और प्लुप्त स्वर में क्या होता है, जैसे देखिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं ओम का उच्चारण करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, यानी ओम ओम, तो ये क्या है, ये दीर्घ स्वर में हमारा है, ये प्लुप्त स्वर में आएगा। क्यों, इनको क्यों हम प्लुप्त ही कहते हैं, तो इनके उच्चारण में ये ऐसे स्वर वर्ण होते हैं कि जो कि इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से हमें कितने समय, 3 गुना समय अधिक लग रहा है, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसलिए हम इसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, प्लुप्त स्वर। तो जैसे कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए आश्चर्यचकित वाला कोई भी शब्द आ गया, जैसे हे राम, जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी को पुकारता है, यानी पुकारना ही समझ लीजिए क्या हो जाएगा, ये आपके प्लुप्त स्वर में हो जाएगा। जैसे हे राम, हे राम, इधर सुनो, इधर सुनो, ये जो भी हमारा क्या है, ये जितने भी प्रकार के शब्द होते हैं ये क्या आते हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे, ये हमारे प्लुप्त स्वर में आएंगे। तो गाइज फिर हम देखिए क्या होता है, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं गाइज, वर्ण कहते हैं। और वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 2। पहला क्या होता है, स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। गाइज क्यों 2 ही होते हैं, 2 इसलिए होते हैं कि इन्हीं 2 व्यंजन वर्णों से, यानी इन्हीं स्वर और व्यंजन वर्णों से मिलकर ही क्या होता है, हमारा हिंदी भाषा, जो हमारी पूरी हिंदी भाषा है उसका निर्माण हुआ है। तो स्वर वर्ण में देखिए, जो स्वर वर्ण में हमारे होते हैं, जो कि 11 स्वर वर्ण है, और उन्हीं 11 स्वर वर्ण में हमारे जो 4 होते हैं मूल स्वर होते हैं, 7 हमारे क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, और ये प्लुप्त स्वर, देखिए प्लुप्त स्वर एक्स्ट्रा है। तो एक प्रश्न आया था कि देखिए आया था एक प्रश्न, देख लीजिए यहाँ पे, युवा विकास कल्याण अधिकारी का जो प्रश्न आया था, उसमें प्रश्न आया था, देखिए प्रश्न दिया था कि इनमें से दीर्घ स्वर है, इनमें से दीर्घ स्वर है, ये किस में आया था, युवा विकास कल्याण अधिकारी, जो अभी 2 साल पहले एग्जाम हुआ, उसमें दिया था कि आ, ए, ऐ और ओ दिया था गाइज कि इसमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। ऑप्शन में दिया था ऐसे ए, बी, सी, डी। तो बताइए इनमें से दीर्घ स्वर कौन है, दीर्घ स्वर तो सभी स्वर हैं दीर्घ स्वर, लेकिन आ इसमें से जो है हमारा, ये इसका राइट ऑप्शन है, यानी सही ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये दीर्घ स्वर इसलिए है कि ये अपने ह्रस्व से मिलकर क्या बना है, ये दीर्घ हुआ है। लेकिन ये देखिए ये हमारे तीनों क्या हैं, ये संयुक्त स्वर हैं। क्यों, क्योंकि अ प्लस ई के मिलने से हमारा क्या होता है, ए का निर्माण होता है, अ प्लस ए के मिलने से क्या होता है, ए का निर्माण होता है, अ प्लस ऊ के मिलने से हमारा क्या होता है, ऊ का निर्माण होता है। तो हम दीर्घ स्वर इसमें किसको कहेंगे, ये आ जो हमारा ऑप्शन है उसे ही हम दीर्घ स्वर कहेंगे। इसमें बहुत लोगों ने इसको क्या किया था, गलत ऑप्शन लगा के आया था, लेकिन हमारा सही ऑप्शन ही क्या होगा, ए होगा। क्यों, तो आपने देख ही लिया कि ये समान वर्ण से मिलकर बना है, ये भिन्न वर्ण से मिलकर बना है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, इनको हम संयुक्त वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे, संयुक्त स्वर। तो गाइज आज बस इतना ही। अगर जो ये गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें।